नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फाइनल बुक है जिसका नाम है सेल बायोलॉजी की, उसका लेसन थर्ड जो है जीव द्रव्य का जैव रासायनिक संगठन उसकी। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हम इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है वो करेंगे कि किस प्रकार से प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य जो होता है वो क्या होता है। देखो, सबसे पहले यदि हम एक कोशिका की बात करते हैं, यदि हम एक कोशिका की बात करते हैं तो मान लो ये एक कोशिका है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था, क्योंकि हम सेल बायोलॉजी कर रहे हैं, सेल का मतलब होता है कोशिका और बायोलॉजी का मतलब कोशिका विज्ञान। तो देखो, सेल बायोलॉजी के अंदर किसी भी सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स जो हैं उनकी हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। हम कंप्लीट एक सेल जो होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हमें सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वाले भाग की भी स्टडी करनी होती है। तो देखो, जैसा कि मान लो ये एक सेल है, ये एक कोशिका है। इस सेल के अंदर सबसे अंदर की तरफ पाया जाता है न्यूक्लियस वाला रीजन। न्यूक्लियस के बाद यहां पे कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनमें ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहां पे पाई जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ये है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है माइटोकॉन्ड्रिया। और यदि हम बात करें तो यहां पे कुछ ये पाए जाते हैं राइबोसोम के ग्रेन्यूल्स, मैट्रिक्स रीजन और ये है वैक्यूल। ओके, तो यहां पे जब हम बात करते हैं तो ये जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो देखो, शुरुआत करते हैं, मैंने एक डायग्राम भी बना दिया है जिससे हमें समझने में आसानी हो। देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है बायोमोलेक्यूल्स, यानी कि बायोकेमिकल मेकअप ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का जैव रासायनिक संगठन। जीव द्रव्य सबसे पहले हम बात करेंगे। जीव द्रव्य का जैव रासायनिक संगठन से पहले हम बात करेंगे कि जो जीव द्रव्य होता है वो क्या होता है। देखो जीव द्रव्य को इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, जो कि ग्रीक वर्ड प्रोटोस से बना है, जिसका मीन्स होता है फर्स्ट यानी प्रथम। और प्लाज्मा का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म से बना है प्लाज्मा। प्लाज्म यानी कि इसका संगठन, यानी प्रथम संगठन प्रत्येक प्राणी के शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित होता है। देखो, होता क्या है, जीव द्रव्य विविध पदार्थों के परमाणुओं एवं अणुओं का एक ऐसा जटिल मिश्रण होता है जो जीव शक्ति अर्थात जीवन उत्पन्न करता है। यानी कि यदि किसी भी कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म ना हो तो वो कोशिका क्या है, डेड है। जब तक कोशिका के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म वाला पार्ट पाया जाता है तो वो क्या है, तो वो एक प्रकार की सजीव कोशिका है। यदि उस कोशिका के अंदर से जीव द्रव्य को निकाल दिया जाए तो वो किस प्रकार की कोशिका होगी, निर्जीव प्रकार की कोशिका होगी। तो देखो प्रोटोप्लाज्म को जीवन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। और इन्हीं कोशिकांगों के सहायता से कोई भी कोशिका जो है वो आगे अपने फंक्शन निर्धारित करती है। देखो, इसलिए सर्वप्रथम हक्सले नामक साइंटिस्ट ने जीवन का भौतिक आधार कहा किसको, प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य को। जीव द्रव्य को जीवित पदार्थ भी कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी कोशिका के अंदर लिविंग मटेरियल जो होता है वो क्या कहलाता है, इसका जीव द्रव्य कहलाता है, जो कि समस्त जैविक कार्यों को करने में क्या होता है, सक्षम होता है। यानी जीव द्रव्य जो होता है वो किसी भी कोशिका का जीवित मटेरियल, लिविंग मटेरियल होता है। इसे हम क्या कहते हैं, जीवन भी कहते हैं कोशिका का। यदि हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो देखो, सर्वप्रथम कोर्टी नामक साइंटिस्ट ने जीव द्रव्य का निरीक्षण किया। मतलब सबसे पहले जीव द्रव्य का परीक्षण किसने किया, जीव द्रव्य का सबसे पहला परीक्षण जो है वो कोर्टी नामक साइंटिस्ट ने किया। स्लाइडेन और स्लाइडेन ने इसे एक प्रकार का क्या बताया, गोंद, गम होता है एक प्रकार का, यानी कि जो
स्लाइडेन नामक साइंटिस्ट है, इसने क्या कहा, इसने कहा कोशिका के अंदर एक गम के समान या गोंद के समान पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है, जीवद्रव्य कहा जाता है। जबकि डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा, 1835 में कोशिका के इस पदार्थ का रासायनिक अध्ययन करके इसे एक नाम दिया जिसे कहते हैं सारकोड। तो आपको याद रखना है सारकोड जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, सारकोड जो है वो एक जीवद्रव्य का ही नाम है। तो देखो सबसे पहले स्लाइडेन था, स्लाइडेन ने क्या किया, स्लाइडेन ने इसे गम बताया और डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट ने इसे क्या बताया, सारकोड नाम बताया। स्लाइडेन ने गम कहा, डुजार्डिन ने इसे सारकोड नाम दिया और कहा कि यह सिर्फ प्राणियों में पाया जाता है, परंतु यानी कि जो डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट था उसने इसे सारकोड नाम दिया और कहा कि यह सिर्फ किसमें पाया जाता है, प्राणियों में। जबकि ह्यूगो बोन मोहल अन्य साइंटिस्ट है, ह्यूगो बोन मोहल, इन्होंने बताया कि पादप कोशिकाओं में भी सारकोड क्या होता है, उपस्थित होता है। यानी कि यदि बात करें तो जो डुजार्डिन नामक साइंटिस्ट था इसने क्या कहा, इसने कहा कि जो कोशिका के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है उसे कहते हैं सारकोड और ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन ह्यूगो बोन मोहल ने कहा कि प्लांट सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, सारकोड उपस्थित होता है, यानी कि जीवद्रव्य पाया जाता है। लेकिन जे पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने इस सारकोड को चेंज करके नाम दे दिया क्या, प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नाम दे दिया। फिर जे सक्सले नामक साइंटिस्ट आया, इन्होंने जीवद्रव्य को किस प्रकार से परिभाषित किया, देखो उन्होंने कहा जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म इज ए प्रोटोप्लाज्म इन फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म इन नहीं आएगा यहाँ पे, प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। प्रोटोप्लाज्म क्या है, जीवन का ही एक भौतिक आधार होता है। रिंके और रोडरवाल्ड ने क्या कहा, जीवद्रव्य का रासायनिक विश्लेषण किया और हर्टविल ने जीवद्रव्य सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो आपको याद क्या रखना है, सबसे पहले जीवद्रव्य क्या होता है, जीवद्रव्य होता है प्राइमिटिव यानी कि प्रथम जो प्लाज्मा जो होता है या जीवद्रव्य जो है, इसे क्या कहा, इसे डिवाइड किया कि प्रोटोप्लाज्म जो है वो प्रोटोस और प्लाज्म से मिलकर बने हैं। प्रोटोस का मतलब होता है प्रथम और प्लाज्मा का मतलब होता है संगठन। प्रथम जो संगठन यानी कि जीव किसी भी कोशिका के अंदर जो मटेरियल पाया जाता है, जो एक विशेष प्रकार का ग्रुप पाया जाता है जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जीवद्रव्य कहते हैं। तो देखो जीवद्रव्य की हमने हिस्ट्री की बात की कि हिस्ट्री में जीवद्रव्य क्या होता है, किसमें पाया जाता है। आपको याद रखना है जीवद्रव्य जो है वो क्या है, जीवन का एक भौतिक आधार है, या जीवद्रव्य को ही क्या कहा जाता है, जीवन कहा जाता है। डुजार्डिन ने इसे क्या नाम दिया, सारकोड। और जो कि डुजार्डिन ने कहा कि पादप जंतु कोशिकाओं में ही सिर्फ क्या पाया जाता है, जीवद्रव्य पाया जाता है, जबकि पादप कोशिकाओं में जीवद्रव्य नहीं पाया जाता। अब यदि बात की जाए कि पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट की, तो पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने भी इस पर रिसर्च किया और इस प्रकार से इसको डिवाइड किया। यानी पुरकिंजे ने सारकोड को नया नाम दे दिया क्या, जीवद्रव्य। तो आपको याद रखना है जीवद्रव्य वर्ड किसने दिया, पुरकिंजे नामक साइंटिस्ट ने। अब बात करते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। फिर बात करते हैं विल्सन ने कोलाइडी सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसका, जीवद्रव्य का। फिशर ने और आरडी ने जीवद्रव्य के कोलाइडी स्वभाव का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया। उनके अनुसार जीवद्रव्य एक विषमांगी विभिन्न प्रावस्थाओं वाला कोलाइडी तंत्र है। यानी जीवद्रव्य क्या है, जीवद्रव्य जो है एक विशेष प्रकार का देखो इन्होंने कहा कि जीवद्रव्य एक विषमांगी विभिन्न प्रावस्थाओं वाला कोलाइडी तंत्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया कोशिका के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है वो कहलाता है कोशिका द्रव्य, और उसके अंदर जब न्यूक्लियस अटैच हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, जीवद्रव्य कहलाता है। तो देखो विषमांगी प्रावस्थाओं वाला क्यों कहा, क्योंकि इसके अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कि अलग अलग होते हैं। देखो अलग अलग प्रावस्थाओं में अलग अलग रूप में ये पाया जाता है।
जीवद्रव्य कोशिका में पाए जाने वाला जेली के समान वह पदार्थ होता है जो कोशिका कला से परिबद्ध रहता है तथा इसमें एक केंद्रक भी उपस्थित होता है। सभी जैविक क्रियाएं जीवद्रव्य में उपस्थित होती हैं। यदि किसी कोशिका के अंदर यदि बात की जाए, यदि किसी भी कोशिका के अंदर, देखो जीवद्रव्य और कोशिका द्रव्य दोनों ही अलग अलग हैं। जीवद्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है किसी भी कोशिका के अंदर जो एक लिक्विड पदार्थ पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। लेकिन जीवद्रव्य क्या है, कोशिका के अंदर केंद्रक और जीवद्रव्य जो पाया, कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाता है, जो केंद्रक पाया जाता है, वो दोनों मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, जीवद्रव्य का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके केमिकल ऑर्गेनाइजेशन की कि जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन क्या होता है। देखो जीवद्रव्य के संगठन में लगभग 34 तत्व भाग लेते हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 34 एलिमेंट्स होते हैं। इनमें से निम्नलिखित 12 तत्व सार्वत्रिक रूप से सभी कोशिकाओं के जीवद्रव्य में, यानी जीवद्रव्य जो है वो 34 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है, जिसमें पर चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, कोई भी सेल हो, उसके अंदर 12 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यानी 12 तत्व सभी कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं, सभी कोशिकाओं के जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। शेष तत्व या तो सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में मिलते हैं, यानी ट्रेस एलिमेंट्स में मिलते हैं। ये जीवद्रव्य में ये तत्व साधारणतः तत्वों के रूप में नहीं बल्कि कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के रूप में मिलते हैं। जीवद्रव्य के अंदर यदि हम बात करें जीवद्रव्य के रासायनिक संगठन की, तो देखो जीवद्रव्य का जो रासायनिक संगठन है, जीवद्रव्य का रासायनिक संगठन, जीवद्रव्य के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कितने तत्व पाए जाते हैं, 34। इनमें से 12 तत्व आवश्यक तत्व होते हैं जो कि चाहे कोई भी पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों के अंदर ही मिलते हैं। और बाकी जो तत्व है वो किस रूप में मिलते हैं, बाकी तत्व ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के रूप में मिलते हैं। देखो कोशिका के जीवद्रव्य में लगभग, यानी साइटोप्लाज्म जो है, सॉरी प्रोटोप्लाज्म जो है, प्रोटोप्लाज्म जो वर्ड है उसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म में 65% क्या होता है, वाटर होता है। 15% क्या होती है, प्रोटीन होती है। यानी जीवद्रव्य में 65% तो जल होता है या पानी वाला भाग होता है, 15% प्रोटीन होती है और 13% क्या होती है, फैट होती है, लिपिड्स होती है। ओके, तो देखो किसी भी कोशिका के जीवद्रव्य में, किसी भी कोशिका के जीवद्रव्य में 65% जल, 15% प्रोटीन और 13% लगभग क्या होती है, वसा होती है और 1% क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। शेष जो बचे 2 से 4% अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक साल्ट्स या अकार्बनिक लवण होते हैं। सार्वत्रिक तत्व निम्न प्रतिशत में जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। हमने कहा 12 एलिमेंट्स जो होते हैं, 12 तत्व जो होते हैं वो प्रत्येक कोशिका में पाए जाते हैं। वो 12 तत्व कौन से हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और लोहा। इनकी मात्रा में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, किसी भी कोशिका के जीवद्रव्य में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन कितने प्रतिशत मात्रा में, 20, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2.5, फास्फोरस 1.14 और क्लोरीन की बात की जाए तो 0.16% क्या पाई जाती है, क्लोरीन। सल्फर होती है 0.14%, पोटेशियम होता है 0.11%, सोडियम जो है 0.10%। यानी कि सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा और फास्फोरस जैसे आयंस जो है ये लगभग 2% मात्रा में, 2% से भी कम मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सब्सटेंस है वो है ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन। यानी 3 जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। यानी कोशिका का जीवद्रव्य जो है 12 तत्व जो होते हैं उसमें आवश्यक रूप से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की जीवद्रव्य की कि जीवद्रव्य जो है उसके अंदर कितने प्रतिशत जो है सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो अब देखो यदि हम बात करें कि यदि बात की जाए अब जीवद्रव्य के इनऑर्गेनिक, मैंने बताया था आपको इसके अंदर इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक लवण कितने होते हैं, 2 से 4%। तो देखो हम 2 से 4% इनऑर्गेनिक लवणों की बात करते हैं कि इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के रूप में इनमें क्या पाया जाता है। देखो सबसे पहला क्या होगा, वाटर, यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या
इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अकार्बनिक संगठक या घटक, जिसमें सबसे पहला आता है वाटर। देखो जैसा कि हमने पढ़ा कि कोशिका के जीव द्रव्य में वाटर की मात्रा कितनी है 65। देखो यह कोशिकाओं में स्वतंत्र और संयुक्त रूप से मिलता है। स्वतंत्र जल कोशिका के कुल जल का लगभग कितने प्रतिशत होता है 75 से 95% भाग होता है। यानी किसी भी कोशिका के अंदर जो वाटर का परसेंटेज है वो कितना होता है 75 से 95% होता है। वास्तव में यह जीव द्रव्य का आधारभूत तरल भाग होता है। यदि किसी भी कोशिका के अंदर आधारभूत तरल भाग की बात की जाए तो वो क्या होता है वाटर, जिसमें रासायनिक और भौतिक स्तर की जैव प्रक्रियाएं होती हैं। संयुक्त जल कुल कोशिका के जल का 4 से 5% होता है। विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का निम्नलिखित महत्व है। यानी प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के अंदर जल का क्या महत्व है, तो देखो यह जीव द्रव्य के विभिन्न पदार्थों के लिए विलायक का कार्य करता है। यानी सोलवेंट का जो कार्य है, किसी भी चीज को घोलने का काम जो है वो किसके माध्यम से होता है, जल के माध्यम से होता है। और जल किसमें पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीव द्रव्य में। दूसरा देखो यह विविध अणुओं एवं कणों को गति के लिए माध्यम प्रदान करता है। यानी कोई भी मटेरियल है, कोई भी अणु है, आयन है, यदि वो मूवमेंट करेगा, गमन करेगा, तो किसके माध्यम से गमन करेगा, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स की सहायता से। थर्ड देखो यह कोशिका का ताप नियंत्रित करके इसे वातावरणीय ताप के परिवर्तन से होने वाली हानि से बचाता है। यानी जो वाटर है वो कोशिका के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। किसी भी कोशिका का जो तापमान है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, वाटर करता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यह आयनित होकर H+ और OH- आयनों में टूट जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं H2O जो है, H2O को यदि तोड़ा जाए तो H+ और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। वाटर जो होता है वो आयनित होकर H+ और OH- आयनों में टूट जाता है। इस गुण के कारण यह pH को 7 अर्थात उदासीन बनाए रखने में भी क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि जो कोशिका के pH का मान है या जीव द्रव्य का जो मान है उसको 7 को बनाए यानी उदासीन बनाए रखने में भी क्या होता है, सहायक होता है। फिर देखो जल जो होता है वो कोशिका से उत्सर्जित पदार्थों को निकालने में भी क्या करता है, सहायता करता है। किसी भी कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य वाला मटेरियल होता है अंदर की तरफ वो क्या करता है, एक्सक्रिएट मटेरियल को बाहर निकालने का कार्य करता है। फिर देखो ये तो हमने पढ़ी इनऑर्गेनिक लवण, यानी इनऑर्गेनिक लवण यानी अकार्बनिक लवणों की। अब यानी कि जो हमने पढ़ा कि इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स होते हैं, अकार्बनिक जो घटक होते हैं वो क्या है, जल के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा। अब देखो दूसरा जो है अकार्बनिक लवण, ये होते हैं अकार्बनिक घटक और ये है अकार्बनिक लवण। लवण देखो लवण मुख्यतः आयनों के रूप में उपस्थित होते हैं। यानी किसी भी कोशिका के जीव द्रव्य में जो लवण पाए जाते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं, वो अकार्बनिक लवणों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कि धनायन उदाहरणतः H+ हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का फॉर्मेशन होता है, सोडियम के ऊपर प्लस पाया जाता है, कैल्शियम के ऊपर पोटेशियम के ऊपर K+ होता है, कैल्शियम के ऊपर भी क्या होता है, प्लस आयन होते हैं, और मैग्नीशियम के ऊपर भी क्या होते हैं, Mg++ आयन। यानी कि इनऑर्गेनिक लवणों के रूप में अगर हम बात करें धनायन जो होते हैं हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, धनायन है। और यदि हम ऋणायन की बात करें तो जैसे CO3- और HCO3- और PO4- फास्फेट्स और Cl- ये सारे क्या हैं, ये सारे जो है ये नेगेटिव आयंस के रूप में जल के अंदर इसी अवस्था में घुले रहते हैं, आयनों के रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि ये लवण अति सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु जीवन की प्रक्रियाओं को सामान्य रूप से चलाने के लिए इनकी भी क्या आवश्यकता है, किसी भी कोशिका के अंदर आवश्यकता होती है। फिर देखो हम बात करते हैं फंक्शन की। ये निम्न महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। क्या काम करते हैं, देखो जीव द्रव्य के परासरण दाब को नियंत्रित करने का कार्य जो है वो कौन करते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स करते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। यानी किसी भी कोशिका के अंदर, कोशिका के जीव द्रव्य के अंदर जो जीव द्रव्य के घटक होते हैं वो महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। उनके अंदर ये परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं ओपी, इसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। दूसरा देखो यदि मैं आपको बात बताऊं ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर या ओपी क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है जल का अपनी उच्च सांद्रता से, जल का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर
उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली में से गमन जो होता है वो क्या कहलाता है, वो परासरण दाब कहलाता है। यानी जिस प्रेशर के कारण जल के अणुओं के जल का अपनी उच्च सांद्रता हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जो है अर्धपारगम्य सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से होकर गुजरना वो क्या कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन क्या दिया गया है, जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये जीवद्रव्य के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। फिर है शरीर की अस्थि और कवच जैसे कठोर भाग बनाने का काम भी कौन करते हैं, यही करते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में अस्थि यानी बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है, आप लोगों को पता है। यानी हड्डियों का जो ढांचा बना हुआ है हमारी बॉडी के अंदर वो किससे बना हुआ है, कैल्शियम युक्त होता है। फिर देखो बफर का कार्य करके जीवद्रव्य की पीएच को नियंत्रित करने का काम भी करते हैं। यानी ये जो है पीएच को रेगुलेट करते हैं। कोशिका के विभिन्न उपापचय में विभिन्न धात्विक एंजाइमों के साथ सहकारकों का कार्य भी कौन करते हैं, यही जो प्रोटोप्लाज्म के घटक हैं वो करते हैं। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग आयनों के कारण उत्पन्न होते हैं। देखो किसी भी नर्वस सिस्टम के अंदर हम देखते हैं जो इंपल्स के द्वारा यानी जो हमें आवेग प्राप्त होते हैं, यानी तंत्रिका तंत्र के अंदर हम एक चीज पढ़ते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो आवेगों को ग्रहण करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और मस्तिष्क से आवेग वापस हमारे उस ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं, जिससे वो क्या है, जिस प्रक्रिया को हम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो किसी भी कारण से कोई मान लो वस्तु है, हमारा उस पे हाथ गर्म वस्तु पर लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उस वहां से अपने हाथ को हटा लेते हैं। ये सब क्यों होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन के कारण होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के कारण होता है, जिसके अंदर जो संवेदी अंगों से यानी संवेदनाएं जो है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और हमारे मस्तिष्क से इनको ऑर्डर मिलता है कि हमारे हाथ को क्या कर लिया जाए, वापस हटा लिया जाए। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है यानी तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग नर्व इंपल्स आयनों के कारण ही होती है। नर्व में जो हमारे जो तंत्रिकाओं के अंदर जो आवेग आते हैं वो किसके माध्यमों से संचरित होते हैं, इनके माध्यमों से ही संचरित होते हैं। फिर हम बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं कि जीवद्रव्य के अंदर मुख्य कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो देखो सबसे पहली बात हमने किसकी की, सबसे पहली बात हमने की कि जो हमारा जो जीवद्रव्य होता है, यानी हम अगर यदि शुरू से बात करें कि जीवद्रव्य क्या है, तो देखो जीवद्रव्य जो होता है वो किसी भी कोशिका का एक आधारभूत घटक होता है। जीवद्रव्य जो है एक जेली के समान पदार्थ होता है। जीवद्रव्य को सारकोड भी कहा जाता है, यानी कि प्रारंभ में जीवद्रव्य को सारकोड कहा गया, बाद में इसे क्या नाम दिया गया, जीवद्रव्य नाम दिया गया। जीवद्रव्य के अंदर कितने प्रकार के घटक पाए जाते हैं, दो प्रकार के, एक कार्बनिक और दूसरे अकार्बनिक घटक। हमने अभी जो बात की वो किसकी थी, अकार्बनिक घटकों की। अकार्बनिक घटकों के अंदर हमने देखा कि अकार्बनिक घटक जो होती है वो किस प्रकार से अपने रोल अदा करते हैं, किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। अब हम बात करते हैं देखो जीवद्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक पदार्थों की। जीवद्रव्य में मुख्यतः कार्बनिक पदार्थ निम्न पाए जाते हैं। जीवद्रव्य के अंदर सबसे पहला कार्बनिक घटक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा है लिपिड, चौथा है न्यूक्लिक एसिड, पांचवा है हार्मोन और छठा होता है एंजाइम। यानी किसी भी जीवद्रव्य के अंदर जो कार्बनिक घटक होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल, हार्मोन्स और एंजाइम्स के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट। देखो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों से मिलकर, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। देखो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट जीवद्रव्य का 1% भाग बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटोप्लाज्म का कितने प्रतिशत भाग बना रहे हैं, 1% भाग बनाते हैं। ये प्रमुख ऊर्जा के स्रोत होते हैं। किसके स्रोत है, एनर्जी के स्रोत। ये ऊर्जा देने के अलावा शरीर की संरचना निर्माण में भी क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो जीवद्रव्य का कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं, 1% भाग बनाते हैं। इस 1% भाग में क्या आता है, जो 1% भाग के अंदर ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये किसी भी कोशिका को क्या प्रोवाइड करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अलावा क्या करते हैं, किसी भी कोशिका की शरीर की संरचना के निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर देखो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात वही होता है। यानी कि देखो यदि कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं
कार्बोहाइड्रेट के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों होते हैं। इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात प्राय वही होता है जो जल में होता है। जल का फॉर्मूला देखिए अपने, H2O। जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। इसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 1। तो देखो, यदि हम बात करें किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन जो होता है, किसी भी, यदि हम जल के अणुओं के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परसेंटेज की बात करें तो 2% हाइड्रोजन होती है और 1% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। तो इनका अनुपात क्या होगा? देखो, कार्बोहाइड्रेट 3 चीजों से मिलकर बने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। इनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों का अनुपात क्या होता है? जो जल में होता है। जैसे H2O, H2 यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट अधिकांश रूप से सुगर्स के रूप में और अघुलनशील स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं? हमने कहा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन जो है वो 2 गुनी मात्रा में होती है, ऑक्सीजन जो है वो सिंगल होती है। ओके, इनका अनुपात ये होता है। यदि हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो किस फॉर्म में पाई जाती है किसी भी प्रोटोप्लाज्म के अंदर, या तो शुगर के अंदर या फिर स्टार्च के अंदर। शुगर आप समझते हो, शुगर जो है गन्ने में शुगर होती है, स्टार्च जो है वो आलू में होता है, और चावल में क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। तो देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शर्कराओं और स्टार्च के रूप में पाया जाता है, ठीक है। अब देखो, बात हम करते हैं, देखो, रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार के या तो एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। जीवद्रव्य में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेटों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। जीवद्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट कितनी फॉर्म्स के रूप में पाया जाता है? 3 ग्रुप में पाया जाता है, 3 फॉर्म्स में पाया जाता है। पहला है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है डाइसैकेराइड्स और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। यानी जीवद्रव्य के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, जिसमें मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। देखो, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड्स की सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोनोसैकेराइड्स क्या है। देखो, ये सरल प्रकार की शुगर्स होती हैं जो जल में घुलनशील होती हैं। मोनोसैकेराइड्स क्या है? एक सिंपल शुगर है जो जल में क्या है? घुलनशील होती है। वह स्वाद में कैसी होती है? मीठी होती है। इन्हें तथा अन्य सरल प्रकार की शर्कराओं में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। यानी कि इन शर्कराओं को या सरल प्रकार की शर्कराओं में जल अपघटित नहीं किया जा सकता। इनके अणु में कार्बन के 2 से 10 परमाणु हो सकते हैं। यानी कि इनके अणु में कार्बन के कितने हो सकते हैं? 2 से लेकर 10 परमाणु हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यदि कार्बोहाइड्रेट मैं कहूं कि ग्लूकोज जो है क्या है? ग्लूकोज जो है एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है जिसमें कार्बन की संख्या यहाँ पे कितनी है? 6। तो देखो, इस अणु में कार्बन के 2 से 10 परमाणु हो सकते हैं। कार्बन की संख्या के आधार पर ये 3 कार्बन वाले ट्राइओस, 4 कार्बन वाले टेट्रोस, 5 कार्बन वाले पेंटोस और 6 कार्बन वाले हेक्सोस शुगर कहलाती है। और अगर 7 हो तो हेक्टोस। जैसा कि आप पढ़ते हो, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस प्रकार से जितनी कार्बन की संख्या होगी उसी आधार पर इनको नाम दे दिया जाता है। फिर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइओस शर्करा की। ट्राइओस शुगर्स क्या होती है? इन शर्कराओं के अणुओं में कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। ट्राई का मतलब 3, तो ऐसी शर्कराएं जिनके अंदर क्या होता है?
जिनके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है, वो कौन सी शर्कराएं कहलाती है, वो कहलाती है ट्राइओस शुगर्स। इनके उदाहरण क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड या एल्डोज जो है, या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो फास्फेट है कीटोस फॉर्म में जो पाया जाता है, वो सारे क्या है, ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है, एक प्रकार की ट्राइओस शुगर है। फिर नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं टेट्रोस शुगर। टेट्रोस का मतलब 4 शुगर के मॉलिक्यूल्स। देखो 4 कार्बन परमाणु वाले मोनोसैकेराइड्स के उदाहरण इरिथ्रोज और थ्रियोस है। देखो 4 कार्बन परमाणु वाले मोनोसैकेराइड्स जिनके उदाहरण इरिथ्रोज और थ्रियोस है। देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड, सबसे पहले देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ पे CHO, यहाँ पे ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 कार्बन युक्त होती है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है, और यहाँ पे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, यहाँ पे भी देखो 3 कार्बन युक्त है। यदि हम ट्राइओस शुगर्स की बात करते हैं तो देखो 3 शुगर्स मॉलिक्यूल्स ऊपर है, 3 इसी में है, नीचे वाले में देखो नीचे वाले के अंदर हम बात करते हैं ट्राइओस, यानी 4 शुगर के मॉलिक्यूल्स, 1 2 3 और 4, ये कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं 4 कार्बन युक्त जो शुगर्स होती है वो क्या कहलाती है, टेट्रोस शुगर कहलाती है। इरिथ्रोस, ये डी थ्रियोस जो है, ये है डी इरिथ्रोस। दोनों के अंदर देखो यहाँ पर भी, यहाँ पे डिफरेंस जो है, यहाँ पे H ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे OH ग्रुप इस तरफ आया था। दोनों के अंदर जो रूप परिवर्तन है वो किस प्रकार से हो रहे हैं। तो ट्राइओस व टेट्रोस शर्कराओं की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें थ्रियोस, इरिथ्रियोस, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड, जो ये ऊपर वाले जो हैं ये ट्राइओस शुगर के उदाहरण है, टेट्रोस शुगर के उदाहरण नीचे वाले हैं। फिर देखो पेंटोस शुगर की बात करते हैं। पेंटोस में क्या होता है, 5 कार्बन परमाणु वाले कार्बोहाइड्रेटों को हम क्या कहते हैं, पेंटोस शुगर कहते हैं। ये न्यूक्लिक एसिड और कोएंजाइमों ATP, NAD, NADP आदि के निर्माण में भाग लेते हैं, जैसे कि राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, एरेबिनोज, जाइलुलोज और रिपिलोज। यानी पेंटोस शुगर जो होती है उनके अंदर उसका एग्जांपल क्या है, राइबोज शुगर। आप पढ़ते हो आरएनए के अंदर शुगर कौन सी पाई जाती है, आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें कौन सी शुगर होगी, राइबोज शुगर होगी, 5 कार्बन युक्त। जबकि डीएनए के अंदर हम पढ़ते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसमें भी किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो डीऑक्सीराइबोज शुगर और राइबोज शुगर में डिफरेंस क्या है, देखो सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे जो अणु, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट, इनके अंदर क्या आता है, डिफरेंस आ जाता है। राइबोज शुगर के अंदर दोनों तरफ OH यानी हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं। डीऑक्सीराइबोज के अंदर एक मॉलिक्यूल्स दोनों तरफ नहीं होते हैं, हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स एक तरफ हाइड्रोक्साइड होता है और दूसरी तरफ H+ आयन होता है। फिर हम बात करते हैं हेक्सोस शुगर की। देखो 6 कार्बन परमाणु वाले मोनोसैकेराइड्स को हम क्या कहते हैं, हेक्सोस शुगर कहते हैं। ऊर्जा की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्यों, क्योंकि हेक्सोस शर्कराएं जो होती हैं वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज आदि के फॉर्म में पाई जाती है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो हेक्सोस शुगर होती है उसका उदाहरण है C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार की शुगर है, हेक्सोस शुगर है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने हैं, इसके अंदर 6 मॉलिक्यूल्स हैं। तो आज हमने बात की जीवद्रव्य के प्रोटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य का जैव रासायनिक संगठन की। हम इससे आगे पढ़ेंगे। अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि जो आज हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट के बारे में, यानी जीवद्रव्य में जो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, हमने बात की कि तीनों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिकों को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इनमें कार्बन की संख्या के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो मेनली किस फॉर्म में पाई जाती है, शुगर के फॉर्म में पाई जाएगी या फिर स्टार्च के फॉर्म में पाई जाएगी। शुगर जो होती है वो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स इस प्रकार की होती है। तो देखो इनके अंदर हमने 1 बाय 1 इनकी स्टडी की। तब तक आप इसे अच्छे से स्टडी करते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे प्रोटीन की, कि प्रोटीन जो होता है वो जो प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट के जीवद्रव्य के अंदर किस प्रकार से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज के लिए इतना ही। तब तक देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।